नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मरुधरा में महासंग्राम जारी है और इसकी कुछ अहम और बड़ी बातें अगर आपको बताएं तो वो ये है कि सीएम गहलोत ने राज्यपाल की शिकायत पीएम से की है। ये बड़ी बातें मरुधरा में जारी सियासी घमासान के बीच जो अहम बातें हैं, सीएम गहलोत ने राज्यपाल की शिकायत पीएम से की है। बीएसपी विधायक मामले वाली दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया गया है। स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। राजभवन ने सत्र संबंधी प्रस्ताव एक बार फिर से लौटा दिया है। पूरे मामले पर आज भी पायलट कुछ नहीं बोले। प्रदेश कांग्रेस ने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन अपनी तरफ से भेजा है। ज्ञापन में बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं। संविधान के अनुसार काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है। तो ये अहम बातें हैं जो आज कही गई हैं, जिसमें एक अहम बात यह भी है कि अगले 48 घंटे में वो 3 बागी विधायक लौटने वाले हैं वापस। ये दावा किया गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। तो बात करते हैं मरुधरा की सियासत के उलझे समीकरण की, जिसमें अब बीएसपी की एंट्री हुई है। गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने के लिए बीएसपी ने उन विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है जो जीते तो थे बीएसपी के टिकट पर, लेकिन अब गहलोत सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है मामला और इसका क्या होगा सियासत पर असर। मरुधरा की महाभारत में बीएसपी की एंट्री। जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। माया ने बुना गहलोत के लिए जाल। तो इन्होंने अलीगल काम किया है, ये विलय नहीं है, इन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। डेंजर जोन में आ सकती है गहलोत सरकार। अपनी कुर्सी बचाने के लोभ से राजस्थान की जनता को कोरोना नहीं, अपराधियों के सामने भी बेलगाम होकर छोड़ दिया और पूरे तरीके से शासन फेल हो गया। मरुधरा में महाभारत जारी है और इस जंग में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। सियासी ड्रामे में एक नया सीन जुड़ गया है। राजस्थान की राजनीतिक उठापटक में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री हो गई है। और ऐसा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2008 में भी हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। 2008 में भी अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने 2008 में भी और 2018 में भी हमारे 6 विधायकों को कांग्रेस में मिला लिया। न सिर्फ बीएसपी ने गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ाई है, बल्कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर भी बीएसपी के जरिए कांग्रेस पर सियासी वार कर रहे हैं। बीएसपी के विधायकों के विलय को असंवैधानिक बताने वाली उनकी याचिका को भले ही स्पीकर ने खारिज कर दिया हो, लेकिन अब बीजेपी इसे प्रदेश की सियासत में बड़ा आकार देने की कोशिश कर रही है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, न मेरे को बुलाया गया, न मेरे को सुना गया, न जानकारी दी गई कि आपकी पर सुनवाई कर रहे हैं। निष्ठान करने के लिए पहले आपको आना है, अपनी बात करना है, कुछ नहीं सुना गया। इसलिए मुझे पीड़ा इस बात की कि उन्होंने आखिर में मेरी पिटीशन है, मेरी को क्यों नहीं सुना और मेरी बिना जानकारी के ही उन्होंने निस्तारित कर दी। इससे पहले बीएसपी ने पार्टी के टिकट पर जीते सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कहा कि अगर राजस्थान में विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन हुआ तो फिर वोटिंग कांग्रेस के खिलाफ करें। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बयान में कहा है कि सभी 6 विधायकों को अलग अलग नोटिस जारी कर सूचित किया गया है कि चूंकि बसपा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत पूरे देश में हर जगह समूची पार्टी का विलय हुए बगैर राज्य सरकार पर विलय नहीं हो सकता है। दल बदल विरोधी विधेयक में व्यवस्था है कि कोई भी विधायक, चाहे वो सारे क्यों ना हो, जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। तो इन्होंने अलीगल काम किया है, ये विलय नहीं है, इन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों ने कांग्रेस में पार्टी के विलय की घोषणा की थी। बीएसपी का कहना है
कि राष्ट्रीय पार्टी के विलय की घोषणा बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर के कैसे हो सकता है। बीएसपी विधायकों के विलय को लेकर मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। वहीं बीएसपी ने कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए व्हिप जारी किया है। अब जरा समझिए बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय में कहां है टेक्निकल पेंच। 16 सितंबर 2019 को सभी 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय। बीएसपी ने इसे अवैध और असंवैधानिक बताया। बीजेपी ने 13 मार्च को स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी मर्जर पर सवाल उठाए। बीजेपी ने विलय को 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(a) के खिलाफ बताया। बीएसपी ने पैरा 2(1)(b) के तहत अयोग्यता की कार्रवाई की चेतावनी दी। यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहा कांग्रेस का अंदरूनी मामले पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो इस लड़ाई में अब बीएसपी की एंट्री ने इसे और पेचीदा बना दिया। जाहिर है मरुधरा के सियासी संकट के अब कई पहलू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएसपी एमएलए से जुड़े मामले पर याचिका खारिज होने को लेकर उन्होंने कहा कि नए सिरे से याचिका दायर करने पर विचार करेंगे। तकनीकी खामी के चलते हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई है। स्पीकर के आदेश की डिटेल्ड कॉपी मिलने पर विचार आगे का करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि बीएसपी विधायकों के विलय के मामले को लेकर बीजेपी को झटका लगा है हाईकोर्ट से। बीजेपी विधायक की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन माना है। आधारहीन मानते हुए याचिका खारिज की गई। मदन दिलावर ने यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। तो ये बड़ी खबर, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में, बीजेपी के विधायक मदन दिलावर की ओर से उस याचिका को खारिज कर दिया गया। आपने आदेश 24 जुलाई 2020 को पारित कर दिया है और मदन दिलावर जी के द्वारा उनके समक्ष जो मर्जर को चैलेंज करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी उसको खारिज कर दिया है। बिल्कुल। और इसके अलावा बसपा ने, आप लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था पार्टी बनने को लेकर। हमारा प्रार्थना पत्र सिर्फ इस प्रेजेंट पिटीशन में पक्षकार बनने का था, क्योंकि मेन पिटीशन ही खारिज हो गई थी, इसलिए कोर्ट ने उसमें पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का भी बयान सामने आया है। बीएसपी एमएलए से जुड़े मामले पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से याचिका दायर करने पर विचार करेंगे। तकनीकी खामी के चलते हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई है। स्पीकर के आदेश की डिटेल्ड कॉपी मिलने पर आगे के लिए विचार किया जाएगा। वहीं प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया है, कांग्रेस के पास जनमत नहीं है। कांग्रेस के पास अपने सिर्फ 88 विधायक हैं। तो ये एक बड़ा हमला वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर किया है, जिसमें उनका यह कहना है कि कांग्रेस के पास जनमत नहीं है, उनके पास अपने खुद के 88 विधायक हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है और एक बार फिर से बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उनका यह कहना है कि जनमत जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के पास जनमत नहीं है। अपने विधायक जो कांग्रेस के हैं वो सिर्फ और सिर्फ 88 हैं। तो लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो भी चल रहा है। 88 लोग हैं
जो बीएसपी के लोग हैं वो कांग्रेस के विरुद्ध जीत करके आए थे। 10 जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जीत के आए थे। 2 बीटीपी के कांग्रेस के खिलाफ जीत के आए थे। एक जो सीपीएम का कांग्रेस के खिलाफ जीत करके आया था। इसका मतलब जो कांग्रेस के खिलाफ लोग को जोड़ करके और जनमत की बात कहना, ये जनमत का अनादर है। और केवल अपनी आंतरिक कलह को बीजेपी पे डालना, ये निश्चित रूप से एक ऐसा लोकतंत्र है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनी हुई सरकार गिराना लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजस्थान की चुनी हुई सरकार को एन केन प्रकारेण बीजेपी पार्टी गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और किसी हालत में राजस्थान की सरकार को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। चाहे इसके लिए जितना हद तक जाना चाहिए बीजेपी पार्टी उतना हद तक जाएगा। जनतंत्र की कोई परवाह नहीं उनका। एक चुनी हुई सरकार को अगर इसी तरीके से गिराने की नापाक मंसूबों को किसी हालत में कामयाब होने का मौका देना हमारा जनतंत्र के लिए एक बड़ा हानिकारक होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यपाल कलराज जी मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया। कहीं गवर्नर खेवनहार, मिलॉर्ड महामहिम की चौखट, सावन का सियासी सोमवार। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिन भर। राज्यपाल कलराज जी मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं। कि जो कांग्रेस पार्टी में विलय बसपा का हुआ है, ये कानून संगत नहीं है। जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। आज ये संकट है वो कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े के बिगड़े के कारण है। अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो प्रदेश में जारी सियासी घमासान पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा गेस्ट पैनल इस वक्त मौजूद है और गेस्ट पैनल के साथ चर्चा करेंगे हमारे संपादक जेपी शर्मा जी। जेपी शर्मा जी, शुक्रिया अभिनव, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये जो खास प्रस्तुति आप देख रहे हैं, जो सियासी घटनाक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है और जो लड़ाई कानून के मोर्चे पर चल रही है, वो कई छोर उसने अभी तक छुए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या शुरू से आप देखिए तो सबसे पहले कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई स्पीकर के ट्रिब्यूनल में पहुंची, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और अब राजभवन पर सबकी निगाह टिकी हुई हैं। अभी तक क्या कुछ हुआ है पहले वो जानते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये रिपोर्ट। स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। कपिल सिब्बल ने कहा विचार करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएंगे। राजभवन ने सत्र बुलाने संबंधी फाइल संसदीय कार्य विभाग को लौटाई। राजभवन ने सरकार से मांगी कुछ जानकारियां। राजभवन ने सरकार से 2 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। राज्यपाल की आपत्तियों का फिर जवाब भेजेगी सरकार। बीएसपी मामले पर याचिका निरस्त होने की कॉपी नहीं मिलने पर मदन दिलावर धरने पर बैठे। 6 विधायकों के शामिल होने के मामले को लेकर बीएसपी पहुंची हाई कोर्ट। बीएसपी ने 6 विधायकों को व्हिप जारी किया। बीएसपी विलय मामले को लेकर मदन दिलावर की याचिका हाई कोर्ट में खारिज। मदन दिलावर ने कहा पूरी तैयारी के साथ फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस विधायकों की जयपुर के फेयरमाउंट होटल में प्रार्थना सभा। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से राज्यपाल की शिकायत की। रणदीप सुरजेवाला ने कहा हरियाणा में बैठे 19 विधायकों में से 3 वापस आएंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।
राष्ट्रपति से सियासी संकट में दखल देने की मांग की। हमारे साथ जो मेहमान हैं अभी 4 बजे इस बहस में, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। सुरेश चौधरी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिनव शर्मा जी हैं, जाने माने एडवोकेट और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता। सुरेश जैन साहब हैं, विश्लेषक हैं आप। और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गोवर्धन चौधरी को आप देख सकते हैं, लगातार पल पल की जो खबरें हैं उनके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता। गोवर्धन, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। इस वक्त 4 बजे जब दर्शक हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जानने लायक सबसे बड़ी खबर क्या है? गोवर्धन, सुन पाए क्या आप हमको? जी सर, सवाल दोहराएंगे? हाँ बिल्कुल गोवर्धन, देखिए इस वक्त खबरें बहुत जगहों से आ रही हैं। हाई कोर्ट से आ रही है, राजभवन से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी आज बड़ी खबर थी। फेयरमाउंट होटल खबरों का केंद्र है। इस वक्त की बड़ी खबर कहां से आ रही है, क्या है गोवर्धन चौधरी? बिल्कुल, देखिए आज जो सबसे बड़ी खबर यह है कि गतिरोध जो राजभवन और सरकार के बीच में बना हुआ है, वो गतिरोध टूटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आज यहाँ पर होटल फेयरमाउंट में प्रार्थना सभा रखी और प्रार्थना सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं, ये कहा कि प्रधानमंत्री से राज्यपाल के व्यवहार की, बर्ताव की शिकायत की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि गवर्नर किस तरह से उनको विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने दे रहे। साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है, उसको लेकर के 7 दिन पहले जो शिकायत, लिखित शिकायत चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री को की गई थी, उस पर कार्रवाई करने के बारे में भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को रिमाइंड किया है। ये एक तो बड़ी बात निकल करके आई है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रार्थना सभा यहाँ पर थी उसमें मुख्यमंत्री ने विधायकों को ये जानकारी दी कि कल उनकी प्रधानमंत्री से पूरे मसले को लेकर के, ये जो राजनीतिक संकट चल रहा है उसको लेकर के एक बातचीत हुई है। कांग्रेस के विधायकों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति को आज ही भेजा। इस प्रार्थना सभा के दौरान ही इस ज्ञापन को मंजूर किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पर सरकार को गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने, राज्यपाल पर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इस तमाम सिचुएशन में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए चिट्ठी, एक ज्ञापन है वो यहां से भेजा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि राज्यपाल ने आज फिर एक 6 पेज का प्रेम पत्र, में कोट कर रहा हूं मुख्यमंत्री को, जो कहा कि राज्यपाल ने 2 बार कैबिनेट के प्रस्ताव को भेजने के बावजूद विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी नहीं दी और आज फिर एक 6 पेज का प्रेम पत्र सरकार को भेज दिया राज्यपाल की ओर से। उसका हम 6 बजे जवाब देंगे, ये मुख्यमंत्री का कहना था। तो इस बात की संभावना कि शायद थोड़ी देर बाद कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाए और उस कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल ने 3 से 4 जो आपत्तियां सत्र को लेकर के, जो क्वेरीज कही है, जो आपत्तियां कही है, उनका जवाब भेजने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है और वापस एक संशोधन और जो जवाब है वो राजभवन को भेजा जाएगा और उसी के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि विधानसभा सत्र। अच्छा गोवर्धन, सबसे महत्वपूर्ण बात आज राजभवन के और सरकार के टकराव से थोड़ा सा अलग बसपा के जो विधायक हैं उनको लेकर जो मामला चल रहा है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जो उसके तकनीकी और कानूनी पहलू हैं उस पर मैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं स्टूडियो में हमारे विद्वान, उनसे बात करूंगा। लेकिन इसके राजनीतिक मायने जो निकाले जा रहे हैं कि ये सब भाजपा करवा रही है। भाजपा चाहती है कि 6 बसपा के विधायक हैं वो या तो अयोग्य हो जाएं या वो बसपा के सदस्य माने जाएं और बसपा कांग्रेस को समर्थन नहीं दे। ऐसी स्थिति में सरकार और सहज हो जाए, ये जो संदेश है, क्या इसका एहसास भाजपा को है? क्या इसकी चिंता कांग्रेस को है? बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को इस बात की चिंता है और हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हैं लाखन मीणा, उनसे भी बातचीत की थी। लाखन मीणा का साफ तौर से आरोप था कि इस पूरे एपिसोड के पीछे बीजेपी पर्दे के पीछे से रोल निभा रही है, वरना 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। अगर चुनौती देनी थी तो हाईकोर्ट में उस वक्त ही दे सकते थे। हालांकि ये अलग बात है कि हाईकोर्ट ने उस याचिका को
सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। अब बीजेपी के नेता हैं वो इस पूरे मसले को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। शायद सतीश पूनिया ने भी कहा है कि दूसरी। चलिए ठीक है गोवर्धन, अब मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान है मैं उनसे बात करता हूं। और आपके पास कोई भी बड़ी खबर हो तो आप हमें तुरंत सूचित करें। सुरेश चौधरी जी किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं आपके विधायक दल में शामिल हुए बसपा के लोग कि भाजपा उनके पीछे पड़ी हुई है? चौधरी साहब देखो जेपी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जब 9 महीने पहले इन बातों का फैसला कर दिया और बीजेपी के विधायक आज जाके विधानसभा में धरना देते हैं, तो विधानसभा में धरना देते हैं तो वो भी संवैधानिक पोस्ट है। बीजेपी वाले बार बार हमें कह रहे हैं, ये खुद 93 में धरना देते हैं गवर्नर हाउस में, तब इनको संवैधानिक पोस्ट याद नहीं आती। बीजेपी जिस रूप से जो षड्यंत्र करके और जो मैं कह रहा हूं कि हमारी मीटिंगें कम हो रही हैं, बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के सूत्रों में इतनी चिंता है कि हमारे एक पत्ता हिलता है तो इनके पेड़ हिलता है। कमाल है सुरेश जी। आप और उसके बाद हो रहा है ये पूछते हैं तो आप लोग कहते हैं कि इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, पार्टी प्रवक्ता बताएंगे आपको, हम लोग बताएंगे जब इशारा मिलेगा तब। और बीजेपी में क्या क्या हो रहा है ये सब पता है आपको? नहीं, बीजेपी में दिख रहा है ना सामने। आज विधायक जा रहे हैं विधानसभा में धरना दे रहे हैं, 9 महीने पुरानी चीज है, उन्होंने सब ऑर्डर सब कुछ लिए थे, उनको सब मिला था, फिर भी आज कॉपी मांगी तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधानसभा सचिवालय ने उनको अवेलेबल करा दी। अब जब ये स्थितियां बनती जा रही हैं, संवैधानिक पोस्ट राजनीति करने लग रही हैं, जेपी जी आपके सामने है सारी स्थितियां। गवर्नर हाउस ने क्यूरी की, पहले दिन मंत्रिमंडल ने दिया, उसकी क्यूरी का जवाब दिया, दोबारा उन्होंने कहा फिर दे दिया। आपने देखा ही मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 6 महीने का, हमें फिर एक लेटर दे दिया, फिर जवाब दो, उसका भी जवाब देंगे। जो संवैधानिक पोस्ट है उसका हम सम्मान करते हैं। और हमने तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, हमने प्रधानमंत्री जी को भी अनुरोध के रूप में अवगत करा दिया कि गवर्नर हाउस में ये हो रहा है। हाँ जी, यहाँ आपकी बीजेपी के पार्टी के लोग ये कर रहे हैं। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर दे के उनसे अनुरोध किया था, जरिए टेलीफोन, और आज भी लेटर दे के उनसे अनुरोध कर दिया। जिस रूप की हालात, जिस रूप की स्थितियां बन रही हैं, भाजपा ने एक तरह का पूरे देश में ये मन बना लिया है कि विरोध शब्द रहना नहीं चाहिए। वो जिस भी रूप में, जिस भी स्टेज तक, मतलब 20 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, 35 करोड़, पैसे की कोई बात ही नहीं है। वो जितने तक कैसे खरीदा जाए, कैसे टूटे, कैसे बिके, कैसे आए, उसके लिए सारी फोर्सेस को लगा देना। क्या प्रजातंत्र की हत्या नहीं है तो इससे ज्यादा हत्या और क्या होगी? पंकज जी जवाब दीजिए, इससे ज्यादा हत्या और क्या होगी? सुरेश जी जानना चाहते हैं। देखिए सुरेश जी ने, मैंने पहले सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि असली चेहरा छिपा रहा है, नकली चेहरा सामने है, तो उसमें जवाब दिन के लोग दे रहे थे। बताइए। मैं बताता हूँ कि अब आप बताइए कि जिन स्पीकर साहब ने जो है वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट गए 21 तारीख को गए, और आप देखिए 21 को यहाँ था, 22 तारीख को गए, और आप देखिए आज जो खारिज करी उन्होंने जो दिलावर साहब की 24 तारीख की डेट में, जब इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब चीज मची हुई है, उसके बाद भी बिना सुने हुए एक व्यक्ति की याचिका, ये कह रहे थे कि साहब हम धरना दे, आपका व्यक्ति धरना दे तो ये है। हमारे तो भैया जयपुर के विधायक कम से कम लोग थे, तो कम से कम एक आदमी ही जाके आया, पूरे लोग लेकर के नहीं गए हम आपके यहाँ कि पूरे लोग जाएंगे और हमको करेंगे। खुले हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि 24 तारीख की डेट में जब सबको पता चल गया कि मदन दिलावर जी ने जो है वहां पर जो है हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर करी है, उसके बाद जो है आप जो है उसको पीछे से खारिज करते बिना सुने हुए। अब क्या बताइए संविधान पे कैसे विश्वास करेगा आदमी? क्या ये पूरी चर्चा देखने दी है कि संविधान पे विश्वास करेगा? भरोसा नहीं है ना आपको? नहीं है ना, संवैधानिक हमें संविधान पे भरोसा कैसे करें? जिस पार्टी को सत्तासीन पार्टी केंद्र में आपने कहा है संविधान में भरोसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपसे क्या बात करेंगे? आपसे क्या बात करेंगे? जिस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हो कि संविधान में भरोसा, मैं कह रहा हूँ आपका संविधान में भरोसा, क्या सुने आप? अरे सुन तो जाइए ना, क्या सुने? जिस पार्टी का संविधान में भरोसा नहीं, अरे संविधान आपने अभी ताजा कहा है कि हमारा संविधान पे भरोसा नहीं है।
अरे मैं कह आपने कहा डंके की चोट का संविधान पे भरोसा नहीं, क्या बात कर रहे हैं? जो पार्टी संविधान पे, ठीक है सुरेश जी, जो पार्टी संविधान पे भरोसा नहीं ठीक सुरेश जी, संविधान मैं को ठीक है सुरेश जी, सुनिए बाबा भीमराव अम्बेडकर, अरे सुरेश जी सुनिए गांधी जी ने इस संविधान के लिए जीवन लगा दिया, आप सुनिए, नेहरू जी ने इस संविधान के लिए जीवन लगा दिया, आप सुनिए सुरेश जी, संविधान नकार दिया। अरे सुनिए तो सुरेश सुरेश जी, लोग हो, आपका अलग संविधान है, आप भगवा संविधान लागू करना चाहते हैं इस देश में, जो कांग्रेस पार्टी आज प्रार्थना सभा में क्या किया? कभी नहीं होने देंगे। इस देश में आपके भगवान संविधान को कभी लागू नहीं। एक मिनट पंकज जी बोलने दीजिए, सुरेश जी पूरा बोलिए आप आराम से, हो गई बात, चलिए आप बोलिए पंकज जोशी साहब। मैं कह रहा हूं देखिए 24 तारीख को जिस दिन हाई कोर्ट में गए और सबको पता था कि सियासी संकट चल रहा है और जो याचिका 4 महीने से उनके पास पेंडिंग थी और 4 महीने से पेंडिंग याचिका को आप जो है वहां पर जो है 24 तारीख की डेट में जो है खारिज कर देते हैं, जब वहां पर जो है एप्लीकेशन लगाती है बिना किसी को बताए। मतलब जो याचिका करता है उसको भी सुनवाई भी नहीं, उसको मौका भी नहीं और उसको बताया भी नहीं गया। एक मिनट और इसके बारे में एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुरेश चंद्र जैन साहब हैं। जैन साहब, क्या स्पीकर ने जो प्रक्रिया अपनाई उस प्रक्रिया पर पंकज जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल सही हैं? क्या स्पीकर के लिए की ये बाध्यता है कि किसी याचिका में मेरिट के आधार पर वो किसी को बुलाए ही बुलाए, अगर मेरिट नहीं पाए तो पार्टी को बुलाए बिना भी उसको निस्तारित कर सकते हैं क्या? सुरेश जैन साहब। में नहीं, किसी भी याचिका में कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण प्रारंभिक स्टेज पर यदि उस याचिका को मेंटेनेबल नहीं मानते हैं तो वो बिना सुने ही खारिज कर सकते हैं। ये जो फैसला स्पीकर ने दिया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, किन रूल्स का हवाला दिया है, किन पुराने डिसीजंस का हवाला दिया है, उसको पढ़े बिना नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इसका आधार क्या माना है। लेकिन ये हर कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। जैसा कि आपको याद होगा जो चीफ व्हिप साहब ने याचिका दायर की दल बदल वाली, उस समय भी मैंने कहा था कि स्पीकर के पास ये अधिकार सुरक्षित था कि नोटिस देने से पहले वो चाहते और उन्हें लगता कि ये दल बदल की याचिका नियमों के अनुकूल नहीं है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर भी वो खारिज कर सकते थे। उन्होंने खारिज ना करके नोटिस देने का निर्णय किया तो ये एक डिसीजन हो गया और उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के अनुसार चैलेंज किया जा सकता था और शायद इसी कारण से वो उच्च न्यायालय द्वारा उसे स्टे किया गया है, क्योंकि उसे डिसीजन माना गया, खाली उसे नोटिस नहीं माना गया उसे। तो किसी भी याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की तो पावर होती है, लेकिन ये भी आवश्यक नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बाद ज़रूर हो सकती थी कि अगर स्पीकर के मन में कोई संशय था कि ये मेंटेनेबल है या नहीं तो एक बार वो सुन भी सकते थे। बाकी नहीं भी सुने तो कोई कानून का उल्लंघन प्राइमा फेसी नज़र नहीं आता। बाकी जो डिसीजन में तथ्य हैं उनको पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और जैसी अभी जानकारी मिल रही है, अभी तो जो याचिका करता है उसको ही कॉपी नहीं मिली है, तो उसके बाद देखते हैं उस पर क्या होता है। अच्छा सुरेश जी, ये बात चलिए समझ में आ सकती है कि प्रारंभिक स्तर पर मेंटेनेबल है कि नहीं है, लेकिन प्रारंभिक स्तर की परिभाषा क्या है? शिकायत यह है भाजपा की कि 9 महीने बाद तो उसको आपने हाथ में लिया और कब उसको खारिज कर दिया यही पता नहीं चला। एक मिनट सुरेश चंद्र जैन साहब। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि हो सकता है कि विधानसभा सचिवालय ने कोई विज्ञप्ति जारी कर दी हो या कोई सूचना जारी कर दी हो, वो अपने संज्ञान में नहीं है। लेकिन 4 महीने बाद जो डिसीजन लिया तो ये बहुत सारी बार जो न्यायाधिपति है या न्यायाधिकरण के पदाधिकारी है, जो स्पीकर साहब हैं, उनको कितना समय मिला, उसको देखने का कितना टाइम मिला, उन्होंने उसकी कितनी इम्पोर्टेंस समझी, वो है। अब हो सकता है कि उन्होंने इस याचिका में प्रारंभिक रूप से कोई प्रारूप में गलती पाई हो कि याचिका जिस प्रारूप में आनी चाहिए उस प्रारूप में नहीं है, या जो उन्होंने नियमों का हवाला दिया वो सही ढंग से हवाला ना दिया हो। इसलिए अब ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है कि उन्होंने किस आधार पर खारिज करी है। लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी उसने कमी पाई होगी याचिका में जिसका उल्लेख उस निर्णय में किया गया है जी। और मदन दिलावर जी के पास में ये अवसर है कि अब वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण इस मामले में ले सकते हैं। और जो उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करी है ले सकते हैं, वो भी आज इसी कारण से हो गई कि इन्होंने याचिका ये लगाई थी कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है।
तो जब याचिका ही खारिज हो गई तो सुनवाई की कोई बात बची नहीं, तो वो नए सिरे से याचिका लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभिनव शर्मा जी हैं एडवोकेट हमारे साथ। अभिनव जी, ये मामला ये दलील दी जा रही है कि साहब जैसे 2009 में विलय हुआ था और 2009 का विलय कोर्ट ने उसमें जितना मुझे ठीक से घटनाक्रम ध्यान नहीं, जैसा बताया जा रहा है कि स्पीकर के पास चूंकि लंबित था इसलिए कोर्ट उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। यहाँ स्पीकर के यहाँ से निस्तारित हो चुका है, इसलिए कोर्ट अब स्वतंत्र है इस मामले में स्पीकर के फैसले की समीक्षा करने के लिए। क्या ऐसी स्थितियां बन रही हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, कोर्ट के सामने ले जाने के लिए अब एक स्पष्ट आधार जो है वो आज की तारीख में मदन दिलावर जी की याचिका के माध्यम से अगर वो दोबारा लेकर के आते हैं तो लेकिन वो तब जब वो याचिका किस ग्राउंड पर खारिज की गई है ये एक बार क्लियर हो जाए। बिल्कुल, जब तक वो ये तथ्य क्लियर नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई शपथ पत्र नहीं लगा हो सकता है कोई टेक्निकलिटीज़ हो जिन आधारों पर उन्होंने किया, या वो एप्लीकेशन जिस फॉर्मेट में, जैसा भी जैन साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि अगर टेक्निकल आधार पर उसको खारिज कर दिया गया है तो फिर आपको दोबारा पिटीशन वहीं लगानी पड़ेगी स्पीकर साहब के सामने, और उसके बाद ही उसका कोई निस्तारण हो पाएगा। तो ये बहुत संभव यही है कि हो सकता है वो टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज किया हुआ, और अगर मेरिट के ऊपर खारिज किया जाता तो निश्चित तौर पर सुनवाई करके ही सुनवाई होती, नोटिस दिया जाता, कम से कम नोटिस दिया जाता, बुलाया जाता, पक्ष सुने जाते। बिल्कुल, पक्ष सुनने बिना तो वो निर्णय होना था नहीं, और ऐसा प्रतीत यही होता है प्राइमा फेसा कि वो टेक्निकली उसको खारिज किया गया। जिस सहजता से मदन दिलावर साहब वहाँ से बाहर आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई कन्विंस होकर कन्वे कर दिया गया है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है संभवतः वो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे किया है, वो दोबारा उसको पेश कर देंगे। और वैसे भी अगर उसकी कॉपी आज शाम तक देने की बात हो रही है तो एक बार वो आदेश उनके पास मिल जाएगा, सार्वजनिक भी किया जाएगा ऑब्वियसली, और उसके बाद में उसका अर्थान्वयन किया जा सकता है कि क्या किया जा सकता है। अच्छा ठीक है। दूसरा इससे जुड़ी बात ये है, सुरेश जैन साहब आपके पास भी आ रहा हूँ एक बार वापस, और अभिनव जी की भी इसमें जो इनका तजुर्बा है वो समझेंगे कि दल बदल और स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दिया जाना और पूरे दल का विलय, इन तीनों में से कौन सी परिस्थिति बनी हुई दिखाई गई है, और कौन सी परिस्थिति सबसे ज़्यादा डेलिकेट साबित होगी अगर कोर्ट में गई तो? बसपा वाले सदस्यों की बात करें तो इसमें प्राइमा फेसी संपूर्ण विधायक दल का विलय कांग्रेस में हुआ है, और अभी तक जितने दृष्टांत पूरे भारत में उपलब्ध हैं उनमें विधायक दल को पूरी पार्टी से अलग माना गया है, और विधायक दल में अगर 2/3 मेजोरिटी से सदस्य चले जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाता है। ये याचिका यदि दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा होगा कि दल बदल से क्या तात्पर्य है, क्या विधायक दल के सदस्य अथवा पूरी पार्टी। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी भी निर्णय में ये निर्णय नहीं हो पाया है कि दल बदल से क्या तात्पर्य है, क्योंकि ये शायद प्रश्न पहली बार खड़ा होगा कि नेशनल पार्टी एक दावा कर रही है कि हमने दल बदल नहीं किया है, और जब तक नेशनल पार्टी का दल बदल नहीं होता 2/3 मेजोरिटी से, तब तक दल बदल अवैध है और सदस्यों की सदस्यता जाने लायक है, या वो उनको अभी भी अपना सदस्य मान रहे हैं। लेकिन पुराने जितने उदाहरण हैं उनमें जब भी किसी विधायक दल में टूट फूट हुई है, अगर वो 2/3 है और 2/3 से पहले 1/3 थी तो वो दल बदल माना गया है। लेकिन दल बदल याचिकाएँ ज़रूर दायर होती रही हैं, और तत्कालीन जिन भी अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत की गई हैं उन्हें उसका निस्तारण कानूनी विधि से पूरी सुनवाई के बाद ही करना होता है, जो इस याचिका में भी निश्चित रूप से होगा। एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा, वर्तमान सीएम के पिछले कार्यकाल के समय भी इसी तरह से पूर्ण बसपा का विलय कांग्रेस में हुआ था जी। उस समय के स्पीकर ने उस याचिका को भी प्रारंभिक आपत्तियों के कारण खारिज किया था। विधानसभा के दल विरोधी अधिनियम के तहत जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में एक प्रोविज़न यह है कि विधानसभा का कोई सदस्य ही दल बदल याचिका लगा सकता है। वो याचिका क्योंकि बसपा का कोई सदस्य था नहीं और अन्य किसी सदस्य ने आपत्ति करी नहीं, तो उनकी पार्टी ने आपत्ति की थी, तो उस समय भी किसी मेरिट पर, किसी ग्राउंड पर वो याचिका खारिज नहीं हुई थी। वो याचिका सिर्फ इस आधार पर खारिज हुई कि जो याचिका दायर की गई है वो सदस्य, वो व्यक्ति विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वो दल बदल याचिका खारिज हुई थी। इसलिए ये यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा है कि पूर्ण दल का विलय के पश्चात भी क्या विधायक दल ही सर्वोच्च होता है, या उसका प्रादेशिक
जो पार्टी है वो या नेशनल पार्टी है वो, उसका विलय भी होना आवश्यक है। ये शायद अब मुझे लगता है कि अगर इसकी याचिका दायर होती है तो ये उच्च न्यायालय स्तर पर ही निर्णित हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। अभिनव शर्मा जी, बसपा ने इन परिस्थितियों में भी व्हिप जारी किया है अपने विधायकों के लिए, क्या कानूनी संभावनाएं अपने लिए देख रही हो सकती है बसपा? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। पहले व्हिप नहीं थी इसलिए उन्होंने राज्यसभा में वोट किया, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड उस सिचुएशन में नहीं है। अब यहाँ ये हो सकता है कि बसपा आज ये खड़ी होकर के कहे कि हमारी पार्टी का मर्जर नहीं हुआ है और जो हमारा ग्रुप है उसका मर्जर जो है वो असंवैधानिक है, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाए। तो अब वो जैसा भी जैन साहब कह रहे थे उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन की एक एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, जो मेंबर भी हैं विधानसभा के जिन्होंने इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की है। तो बसपा का यही निश्चित तौर पर मानस या मानसिकता होगी इस स्टेज पर कि वो अपने इन 6 जो विधायक हैं उनको लेकर के विवाद खड़ा करे पार्टी, और राष्ट्रीय स्तर का ये विवाद खड़ा करे कि हमारी पार्टी का मर्जर नहीं हुआ है और इस वजह से ये जो मर्जर था ये गलत था। लेकिन ये अपनी बात सही है एक जगह पर कि जो ग्रुप है वो आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पीकर की ये प्रेरोगेटिव है कि वो एक विधानसभा के अंदर चुनकर के आई हुई पार्टी के सदस्यों को एक अलग आइडियोलॉजी के साथ में ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो ग्रुप उसके बाद में यदि मर्जर करता है तो उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट पैरामीटर है। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन है और बसपा संभवतः यही तलाश रही है इस सारी चीज़ों में कि किसी तरह से उसे एक आधार मिले कि वो अपने इन 6 विधायकों के खिलाफ किसी स्टेज पर जाकर के मर्जर की लड़ाई की संभावनाओं के साथ शेड्यूल 10 में डिस्क्वालिफिकेशन को क्लेम कर सके और ये याचिका के साथ खड़ी होकर के कह सके कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वो सवाल नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा एक और इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने कहा कि जो आपने एक बात की थी, जैन साहब से सवाल किया कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में अगर वो क्लैश कर रहे हैं तो उन्होंने क्या वॉलंटरली गिविंग अप ऑफ देयर मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे क्या? आज अगर एक व्हिप जारी हो गई है या वो अगर कोर्ट में भी जहां उनको पार्टी बनाया गया है वहां आकर के उस पार्टी में ये विरोध करते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक डिबेट्स के अंदर सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री के नारे लगा दिए गए हैं जय जयकार के इन्हीं 6 विधायकों द्वारा, तो ये स्पष्ट हो गया है, ये स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अलग हैं पूरी तरह से। तो इसलिए वॉलंटरली कंडक्ट तो वहां हो चुका है। तो अब बसपा को देखना पड़ेगा कि वो इस पॉइंट पे जाए कि हमने व्हिप की है और व्हिप को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो आज की तारीख में आप ये मान के चलिए बसपा ये नहीं मानती कि मेरे एमएलएस का जो कंडक्ट है, पब्लिक कंडक्ट है, उसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी। लेकिन एट द सेम टाइम अभिनव जी कि जो पार्टी सुप्रीमो है बहुजन समाज पार्टी की और उनके जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जी, वो भी इसी तरह से पब्लिक डोमेन में इस बात को लेकर आज से 1 साल पहले टिप्पणियां कर चुके हैं कि कांग्रेस ने ये गलत किया है, हमारे पदाधिकारों को हाईजैक कर लिया है, पहले भी कर लिया था, ये कर लिया था। यानी उनके लिए ये बात नई नहीं है, वो इस बात को जानते हैं। मतलब जो चीजें बयानों के आधार पर अगर स्थापित होती हैं तो खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। अगर बयानों के आधार पर कोर्ट में, मीडिया को दिए गए बयानों के आधार पर कोर्ट में बातें स्थापित होती हैं अगर कंडक्ट के हवाले से, तो ये कंडक्ट तो उनके सामने आज से साल भर पहले आ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं वही कह रहा हूं। तो बसपा ने इस बात को तो फॉरगो कर ही दिया ना, कंडक्ट वाले पार्ट को। तो देखिए शेड्यूल 10 के अंदर जो सब क्लॉज 2 जिसकी हम बात करें उसमें 2 शर्तें हैं। एक ये जिसपे आज सचिन पायलट ग्रुप का पेज फंसा हुआ है कि दे हैव वॉलंटरली गिवन अप देयर मेंबरशिप, वो कहते हैं कंडक्ट ऐसा है इन्होंने छोड़ दिया है, तो पार्टी ने क्लेम ही नहीं किया। और पार्टी आज भी जानबूझ के सब कुछ कहने सुनने के बावजूद नहीं कहती कि इन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी है। वो ये कह रहे हैं कि आप तो हमारी पार्टी के मेंबर हो और हम आपको व्हिप जारी कर रहे हैं कि आप आओ और वोट करो। ये है शेड्यूल 2 जो बी है उसका क्लॉज 10 शेड्यूल का 2(1)(b) के अंदर वो आकर के कह रहे हैं कि आप आइए और वोटिंग होती है तो वोट कीजिए। और वोटिंग के लिए भी इंटरेस्टिंग सी व्हिप है, जैसा हमने आप ही के माध्यम से सुना है। व्हिप का स्पेशल डायलॉग्स क्या है वो मैंने नहीं देखे हैं। जो वर्ड है वो ये कहते हैं कि अगर सदन में बहुमत की बात आती है तो, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख होता है तो, अगर बिल आ रहे हैं तो उसमें जहां मन करे वहां वोट कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं है। पर अगर सदन में बहुमत की बात आ जाए तो फिर आप देख लेना ये करना है आपको, तो वो तो व्हिप का वायलेशन वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा साहब, आज कुछ एजेंसीज के माध्यम से ये भी खबरें आई हैं कि राजभवन ने इजाजत दे दी है सत्र बुलाने की। मुझे लगता है कि ये जो प्रेस नोट था जो शायद आपके पास भी आया होगा, जिसका आखिरी पैरा ये कह रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत उपरोक्त परामर्श देते हुए, बहुत सारे परामर्श हैं, विधानसभा का सत्र आहूत किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। अभी तक क्या स्थिति है श्याम जी? देखिए जेपी शर्मा जी, राज्यपाल के पास निश्चित रूप से क्वेरीज करने का अधिकार है
प्रस्ताव दोबारा से कैबिनेट ने भेजा तो उन्होंने कुछ क्वेरीज के साथ वापस भेजा है। तो ये तो बात सही है कि उनकी इच्छा ये नहीं है कि सत्र वो अनुमति नहीं दें, क्योंकि वैधानिकता के आधार पर कुछ चीजें उनको पूछने का अधिकार है कि जब सत्र चलेगा तो कई चीजें कोरोना की स्थिति में कैसे क्या प्रबंध करेंगे, या विधायकों को आने का पूरा समय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें उसमें पूछी गई है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को पूछने का अधिकार है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं दूंगा ही नहीं, सत्र आहूत करने की बात तो मना ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रस्ताव गया, कमियों को तो उजागर करने का उनको अधिकार है, तो उन्होंने कमियां पूछी है। अभी आप जैसे और बातें आप पूछ रहे थे कि बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी को व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं होता। अधिकार केवल विधायक दल का जो सचेतक होता है वो व्हिप जारी करता है, और विधायक दल के अध्यक्ष के नाते, और विधायक दल का जो नेता होता है उसके कहने पर, क्योंकि पूरा विधायक दल का विलय हुआ है, पार्टी का विलय नहीं हुआ है। यहाँ पर बीएसपी का जो बार बार कहा जा रहा है कि पार्टी का विलय होगा, पार्टी का विलय नहीं हुआ। विधायक दल और पार्टी दोनों अलग अलग दो वस्तु स्थिति है। तो इसलिए विधायक दल का पहले भी विलय हुआ था और अभी भी विलय हुआ है। और आपने बहुत सारे चीजों में, जब आप देखिए राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो आपकी कोई आपत्ति नहीं, बीएसपी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया। अब व्हिप जारी करने का अधिकार ही नहीं है, तो आपने केवल दिखावे के लिए व्हिप जारी कर दी। सतीश चंद्र मिश्रा जी को कोई अधिकार नहीं है व्हिप जारी करने का। व्हिप जारी करने का अधिकार तो विधायक दल के जो सचेतक थे उनको जारी करना था, तो व्हिप आती, व्हिप नहीं है अभी। और आप देखिए हाईकोर्ट ने अगर याचिका खारिज कर दी है और ये कहते हुए कि सारहीन याचिका है। अब मदन दिलावर जी आज गए थे, धरने पे बैठे थे, उनको कहा है कि प्रति दे दी गई है। अब क्योंकि वो भी बात सही है कि कौन से ग्राउंड पे विधानसभा अध्यक्ष को सर्वाधिकार प्राप्त है, उन्होंने अगर डिसीजन दिया है तो उनके डिसीजन पे आप चुनौती तो दे सकते, समीक्षा तो करा सकते हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, लेकिन आप ये कह दो कि क्यों कर दी, वो अधिकार किसी को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी मौजूदा स्थिति में कहा जा सकता है कि सत्र बुलाने की प्रक्रिया जो चल रही है, मुझको लगता है कि अब पहली वाली स्थिति और अब वाली स्थिति में अंतर आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को ज्ञापन गया है और उसके अलावा प्रधानमंत्री को शिकायत की है, तो लेकिन राज्यपाल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि मेरे ऊपर कोई ऐसा लगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। इसलिए वो प्रक्रिया के तहत अपने क्वेरीज पूछ रहे हैं, और क्वेरीज के अंतर्गत अगर वो जवाब देंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो सत्र जिस नियमों के तहत बुलाया जाना चाहिए आ जाएगा। सत्र बुलाने के लिए कहीं मनाही नहीं है, और ये भी नहीं है कि 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो आपको। ठीक है शाम जी, वापस आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। हाँ साहब, ब्रेक के बाद स्वागत है। पंकज जी, अब आप ये जवाब दे दीजिए कि जो लगातार आप कांग्रेस आरोप लगाती है राजभवन के ऊपर और आप लोग उसको डिफेंड करते हैं, तो अब डिफेंड करने के लिए क्या बचा है? 3 जो बातें कही हैं उन तीनों के जवाब पब्लिक डोमेन में हैं। कोरोना को लेकर के जब राज्यसभा चुनाव हो गए हैं, उसमें वही 1000 कर्मचारी थे, वही 200 विधायक थे, 1200 आदमियों का इंतजाम किया ही था, आप लोगों ने वोट डाले थे उसके, तो उससे अलग भारतीय जनता पार्टी तो उस प्रक्रिया से नहीं रही थी। दूसरी बात कोर्ट की थी, तो कोर्ट से मामला वापस ले लिया है आज सीपी जोशी ने। और तीसरी बात, 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर ही अगर बुलाना होता तो इतना झगड़ा किस बात के लिए होता? तो अब तो मुझे लगता है कि आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आजकल में आदेश दे दिए जाएं तो। नहीं, देखिए मैंने आपको कहा ना कि आपत्ति होना या नहीं होना एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसको चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि यदि गवर्नर साहब ने आदेश दे दिया तो दे दिया। उसमें ना तो बीजेपी ये कहती है भाई आपने क्यों दे दिया, ना ये कि हमने कहा ना भाई गवर्नर साहब ने जो दिया, हम लोग ये कभी कह के भी नहीं आए कि आप आदेश मत दीजिए या नहीं दीजिए। हमारे जब विधायक गए तो ये कहने थोड़ी गए थे कि भाई आप जो है सत्र मत बुलाइए या मत बुलाइए। हम हमारी समस्याओं को लेकर के, राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर के गए थे कि नहीं, वहां तो नहीं कहा आपने, लेकिन पब्लिक डोमेन में आप लगातार ये कहते रहे हैं। उलझन इस बात की है मेरे जैसे लोगों की, पब्लिक की अभी वासुदेव देवनानी जी बोल रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को जाना चाहिए, बहुमत सिद्ध करे तो वो होने का जो रास्ता है वो उस तरफ आप जाने नहीं देते। जेपी शर्मा साहब ये बार बार कहते हैं साहब बहुमत अल्पमत में, हमने ये कहा, ये तो नोट कर लेते हैं। अरे भाई हमने बहुत बार ये कहा आपको कि बिजली के बिल के कम कर दीजिए, पानी के बिल कम कर दीजिए, ये तो कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी कम कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के कर रहे हैं ना, तो वो भी कम कर देते उठा करके, ये भी कर देते, दोनों ही काम कर रहे हैं। एक मिनट सुरेश जी, पंकज जी छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी भी तो ये सब बयान सुन रहा है आपके। तो दोनों बयान जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो आपका ये कहना
कि बहुमत में नहीं है सरकार, और दूसरी तरफ अगर बहुमत साबित करने का एकमात्र तरीका सरकार अपनाने जाने की कोशिश करती है तो उस रास्ते में भी आप ये कहते हैं कि नहीं संवैधानिक बाध्यताएं हैं, तो फिर तो नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं? मैं एक चीज कह रहा हूं आपको, उन्होंने कहा, खुद गवर्नर साहब ने कहा कि क्या आप विश्वास मत के लिए आ रहे हैं क्या? सरकार तरफ जवाब आया क्या? पब्लिक डोमेन की कलेक्ट चीजें ये है, लेकिन आप तो संवैधानिक रूप से चुने में है ना, उसमें जवाब भेजा क्या उन्होंने? श्याम सुंदर जी, इसमें भी तो एक पेज फंसा हुआ है। राज्यपाल मेरे को जहां तक याद है पहले ये कह चुके हैं स्पष्ट कि आप तो विश्वास मत आपके पास है ही, मेजोरिटी आपके पास है, तो विश्वास मत हासिल करने की जरूरत क्या है? अब अगर वो ये मेंशन करें कि शीघ्र सत्र बुलाए जाने की जरूरत इस वजह से है कि हमको बहुमत हासिल करना है, विश्वास मत हासिल करना है, फ्लोर टेस्ट के लिए जाना है, तो उसमें यह होगा कि उसकी तो जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो है मेजोरिटी। लेकिन पेच ये है कि क्या ये बात लिखित में दी जा सकती है कि आपके पास मेजोरिटी है, जैसे और चीजें दी गई हैं? देखिए जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से राज्यपाल की तरफ से विश्वास मत प्राप्त करने की बात है कि अगर स्पेसिफिक, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे उसी आधार पे बुलाया जा सकता, कोई कारण बताया जाना चाहिए। कारण यही है कि आप विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं तो 48 घंटे के नोटिस पर विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से लिख नहीं पा रहे हैं अभी तक मुख्यमंत्री जी। ये तो कह रहे हैं कि बहुमत है, सरकार बहुमत में, और ये जिस तरह से स्थितियां चल रही है, अगर बाड़ेबंदी क्यों की गई है? अगर बहुमत नहीं होता तो बाड़ेबंदी इसलिए है कि बहुमत बना रहे। और उधर भी देखिएगा जो 22 लोग उधर दिल्ली में बैठे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है कि ऐसे होगा या वैसे होगा। लेकिन मैं फिर देखिए राज्यपाल के कृत्य को लेकर के PIL लगी है हाईकोर्ट में, अब दायर हुई है। अब देखिएगा बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिससे कि राज्यपाल को कारण बताना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कारण कोई नहीं बता पाएगा। अब बहुत दिन से चल रहा है विचार, पहली बार प्रस्ताव भेज दिया, क्वेरीज 6 पेज का पत्र भेजा है। एक मिनट श्याम जी, आपकी बात में कुछ जोड़ रहे हैं विनोद शर्मा साहब। एक मिनट श्याम जी, वापस आता हूं आपके पास, बोलिए। श्याम जी की बात पे एक बात कह रहा हूं, जहां उन्होंने हाईकोर्ट की तरफ इंडिकेशन किया, वो जो आज याचिका लगी है आर्टिकल 361 है जो कहता है कि कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर है गवर्नर, और गवर्नर का कोई एक्ट, कंडक्ट, चाहे वो पॉजिटिव एक्ट हो चाहे नेगेटिव एक्ट हो, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। और उस याचिका की प्रेयर ये है कि राजस्थान उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति को ये एड एंड एडवाइस करे कि राजस्थान के राज्यपाल जो है इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। तो अब ये इस प्रकार की प्रेयर है जो मतलब ऐसे बेतुकी है, सीधे शब्दों में बिल्कुल बेतुकी प्रेयर है। एक तरह से जिसे कहते हैं ना, एक झुंझुना बजा दिया कि अगर आप नहीं कर रहे तो हम कोर्ट जा रहे हैं, तो वो वाली स्थिति बना दी गई है। लेकिन ये प्रेयर, ये तो पिटीशन ही अपने आप में अजीब किस्म की है और बड़े संवैधानिकता, गैर संवैधानिक रूप से उसकी प्रेयर है। वो कहते हैं कि आप वहां जाएं, तो ये प्रेयर तो नहीं कर सकता। कोर्ट एड एंड एडवाइस करने वाला कोई होता नहीं है। भारत सरकार को भी, न राष्ट्रपति को भी ये सलाह नहीं दे सकता कि आप उन्हें कहें कि ऐसा कर दें। ये तो कोर्ट के प्रिव्यू और क्षेत्राधिकार से बाहर की स्थिति है। ये स्थिति में ऐड करना चाह रहा था। ठीक है सुरेश जैन साहब, अब जो स्थितियां बनी हुई है ना, आपके तजुर्बे के आधार पर आपसे सवाल कर रहा हूं मैं कि अब आपको क्या लगता है ये मामला, सत्र बुलाए जाने की अनुमति का मामला कितने दिन लंबा खींचेगा? ये किस दिशा में जाता दिख रहा है? एक बात तो मैं बताऊं, आपके चैनल पर ही अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था कि राज्यपाल का अगला प्रश्न ये होगा कि विधानसभा सचिवालय में कोरोना के नियमों के पालना करते हुए सत्र कैसे आहूत किया जाएगा। जो आज प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, मैं और अभिनव जी इस बात को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आपने कहा था अधिकारी दीर्घा विधानसभा और राज्यपाल दीर्घा में भी शायद कुर्सियां लगाई जाएं जी जाए। अब दूसरी बात आ रही है कि इसका हल क्या है। तो हल गवर्नर ने एक ये कहा है, सरकार ने तो कहा है कि हमको विश्वास मत के बारे में कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया। उल्लेख नहीं करने के पीछे एक कारण है कि एक बार सत्र आहूत हो गया, उसके बाद उस सत्र में क्या चर्चा होगी, किस विषय पर चर्चा होगी, ये हाउस की कार्य सलाहकार समिति और हाउस स्वयं और विधानसभा स्पीकर तय करते हैं। इसलिए सरकार ने ये रास्ता निकाला कि हम विश्वास मत के बारे में कुछ कहें ना कहें, जब विधानसभा का सत्र चलेगा कार्य सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्ताव रख दिया जाएगा कि विश्वास मत पे आज चर्चा करा ली जाए। राज्यपाल को ये शंका शायद लगी, उन्होंने कहा कि अखबारों से, टीवी चैनल से ही आ रहा है कि विश्वास मत पे चर्चा हो सकती है। अगर सरकार कराना चाहती है तो उन्होंने उन प्रक्रियाओं का, उन नियमों का हवाला दिया कि आप विश्वास मत पे चर्चा कराएं तो PAD के चीफ सेक्रेटरी वहाँ होने चाहिए,
उसकी लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वो सारी प्रक्रिया उन्होंने इसलिए दिखाई है कि कहीं सत्र के चलते हुए अचानक विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल विश्वास मत रख दे तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो राज्यपाल ने पहले ही स्पष्ट कर दी है। एक तो ये कारण है। दूसरा, राज्यपाल ने जो कहा है 21 दिन का नोटिस, अभी अगर कैबिनेट मान लेती है कि ये 21 दिन का नोटिस हम तैयार कर रहे हैं तो कल ही अधिसूचना जारी हो जाएगी, कोई समस्या ही नहीं है उसके अंदर। खाली शॉर्ट नोटिस और लॉन्ग नोटिस की ही प्रॉब्लम रह गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई समस्या बची नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान से। अभी के लिए शुक्रिया, नमस्कार। राज्यपाल कलराज जी मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी में विलय बसपा का हुआ है, ये कानून संगत नहीं है। जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। आज ये संकट है वो कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े के बिगड़े के कारण है। अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है।